नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में रायमल के तीनों पुत्रों पृथ्वीराज सिसोदिया, उसके अलावा संग्राम सिंह और जयमल के बारे में बात की थी। किस प्रकार इन्होंने अपने शासक बनने के बारे में पूछा और चारणी महिला और पंडित जी के द्वारा जवाब दिया गया कि आप में से जो शासक बनेगा वह संग्राम सिंह बनेगा। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं संग्राम सिंह के बारे में, मतलब संग्राम सिंह या फिर जिसको अपन कह सकते हैं सांगा। जो अगले शासक है मेवाड़ के, उनका नाम है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, इनकी बात करेंगे अपन। संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के समय में क्या हुआ, तो मैं आपको बात बताता हूं। मेवाड़ के हैं कौन? संग्राम सिंह। जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ के शासक कौन थे इस समय? उनका नाम है संग्राम सिंह या फिर जिसको अपन कह सकते हैं सांगा। मेवाड़ के शासक बताए मैंने आपको संग्राम सिंह या फिर सांगा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो शासक थे लोधी वंश के, उनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। लोधी। और अगर अपन फरगना के शासक की बात करें तो जो फरगना है, इस फरगना का शासक था जहीरुद्दीन बाबर, जिसको अपन बाबर कहते हैं। बाबर। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ के बताए संग्राम सिंह या फिर सांगा, दिल्ली के शासक बताए इब्राहिम लोधी और फरगना का शासक बताया मैंने आपको बाबर। तो होता क्या है, अब सुनो आप। इब्राहिम लोधी और दिल्ली के इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ पहला, वह था खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली। अपन बात करें किसकी? खातौली के युद्ध की। खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। और यह कब हुआ इन दोनों के बीच में? 1517 को। कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध। और यह खातौली कहां पे है? बूंदी में। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ के बताए संग्राम सिंह, दिल्ली के शासक बताए मैंने आपको इब्राहिम लोधी और फरगना का शासक बताया जहीरुद्दीन बाबर। और इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के सांगा के बीच में खातौली मतलब बूंदी का युद्ध हुआ 1517 को। और इस युद्ध में संग्राम सिंह मतलब सांगा विजयी रहते हैं, विजय। और इब्राहिम लोधी की होती है हार। उसके पश्चात इन दोनों शासकों के मध्य में फिर कौन सा युद्ध हुआ? तो युद्ध की बात करें अगर अपन, तो युद्ध का नाम था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी। ये बाड़ी कहां पे है, इसकी भी चर्चा करेंगे। बाड़ी का युद्ध। और ये बाड़ी है, ये धौलपुर में है। बाड़ी स्थान है धौलपुर में है। और ये युद्ध हुआ था 1518 को। और इस युद्ध में भी मेवाड़ के संग्राम सिंह विजयी रहते हैं। उसके अलावा इस इब्राहिम लोधी की इस युद्ध में होती है हार। मतलब खातौली का युद्ध और बाड़ी धौलपुर का युद्ध, इन दोनों युद्धों में मेवाड़ के संग्राम सिंह उर्फ सांगा विजयी रहते हैं। होता क्या है, मैं आपको बात बताता हूं। इधर पंजाब के अगर गवर्नर की बात करें अपन उस समय, तो गवर्नर का नाम था दौलत खां लोधी। मैंने आपको बताया पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी बताया। कौन बताया? दौलत खां लोधी। तो पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी के द्वारा, मैंने क्या बताया आपको? पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी के द्वारा इस फरगना के शासक बाबर को इनवाइट किया जाता है, मतलब आमंत्रण दिया जाता है। आमंत्रण। और किस बात का आमंत्रण दिया जाता है? कि आप इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करो। तो बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी पर अटैक किया गया। और वह युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध।
वैसे तो अपन को इसकी चर्चा जब मुगल वंश पढ़ेंगे उस समय करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी उसकी चर्चा करते हैं। तो पानीपत का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1526 को। और इस युद्ध में भी क्या होता है, इस इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार होती है। और फरगना के शासक जहीरुद्दीन बाबर इस युद्ध में क्या होते हैं? विजयी होते हैं। तो आपको ये मामला समझने में आ गया होगा अपन, लेकिन इसकी एक बार फिर चर्चा करते हैं। मैंने मेवाड़ के शासक बताया आपको संग्राम सिंह उर्फ सांगा, दिल्ली का शासक बताया इब्राहिम लोदी, और फरगना का शासक बताया आपको जहीरुद्दीन बाबर। मेवाड़ के सांगा और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के मध्य पहला युद्ध हुआ खातौली का युद्ध, जो 1517 को लड़ा गया था, और इस युद्ध में सांगा विजयी रहते हैं। उसके पश्चात 1518 को बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी संग्राम सिंह विजयी रहते हैं। और दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की हार होती है। होता क्या है, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के द्वारा इस फरगना के शासक जहीरुद्दीन बाबर को इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और युद्ध कौन सा होता है दोनों के मध्य में? पानीपत का युद्ध होता है। कब होता है? 1526 को। और इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की हार होती है, और फरगना के शासक जहीरुद्दीन बाबर इस युद्ध में विजयी रहते हैं। तो अपन ने दो युद्धों की बात की अब तक। मेवाड़ के संग्राम सिंह और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के मध्य दो युद्ध हुए। कौन सा? खातौली का युद्ध, और जो दूसरा था वो बाड़ी धौलपुर का युद्ध था। इसके आगे की चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेवाड़ के कौन? संग्राम सिंह, मतलब सांगा। और इधर बात करें अपन मालवा की बात करें तो जो मालवा के शासक थे उनका नाम था महमूद सेकंड। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मेवाड़ का बताया मैंने आपको संग्राम सिंह उर्फ सांगा, और मालवा का बताया महमूद द्वितीय। और इन दोनों के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध। और ये गागरोन बेसिकली है कहां पे? झालावाड़ जिले में, झालावाड़। और ये गागरोन का युद्ध हुआ 1519 को। और इस युद्ध में सांगा के द्वारा इस महमूद द्वितीय को डिफीट किया जाता है, मतलब इस महमूद द्वितीय की होती है इसमें हार, और संग्राम सिंह इस युद्ध में विजयी रहते हैं। यह बात बताई मैंने आपको, मतलब संग्राम सिंह के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए और तीनों युद्धों में ये विजयी रहे। तो ये था गागरोन झालावाड़ का युद्ध जो 1519 को हुआ। इसमें एक तरफ मेवाड़ के संग्राम सिंह थे और दूसरी तरफ मालवा का महमूद द्वितीय था, और इस युद्ध में महमूद द्वितीय पराजित हो जाता है। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन। अगला जो युद्ध है वह मेवाड़ का कौन था? संग्राम सिंह उर्फ सांगा। और इधर अगर अपन बात करें तो दूसरी तरफ फरगना के शासक बाबर, या फिर अपन बात कर सकते हैं मुगल वंश के जो शासक थे, मुगल शासक कौन थे? जहीरुद्दीन बाबर। मैंने आपको बताया मेवाड़ के संग्राम सिंह उर्फ सांगा, और मुगल वंश का शासक बताया आपको जहीरुद्दीन बाबर। और दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है उस युद्ध की भी अपन चर्चा करेंगे। और इन दोनों के मध्य में पहले तो जो युद्ध हुआ उस युद्ध की चर्चा करेंगे अपन। उसके पश्चात इनके मध्य में आगे भी युद्ध होंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे अपन। मेवाड़ के संग्राम सिंह और मुगल वंश के बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ, युद्ध का नाम बताऊं मैं आपको तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध हुआ था। उसके अलावा अगर अपन साथ में ही बात करें तो इन दोनों शासकों के मध्य में पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो अपन बात करें मेवाड़ के, बताए मैंने आपको कौन? संग्राम सिंह उर्फ सांगा।
सांगा। मेवाड़ का बताया मैंने आपको संग्राम सिंह उर्फ सांगा। और मुगल वंश के अगर शासक की बात करें अगर अपन, तो जो मुगल वंश के शासक थे उनका नाम था बाबर। और दोनों के मध्य में जो युद्ध था वह था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। और यह कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को। इन दोनों के बीच में पहला तो ये युद्ध हुआ, कौन सा? बयाना का युद्ध। और दूसरे नंबर पे कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। और ये बयाना कहां पे? भरतपुर में। भरतपुर में। और खानवा कहां पे है? ये भी भरतपुर में है। भरतपुर। और भरतपुर की कौन सी तहसील? रूपवास तहसील। रूपवास तहसील। क्या बताया मैंने आपको? अब अपन इन युद्धों की चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर पे मेवाड़ के संग्राम सिंह और बाबर के, मुगल वंश का जो बाबर था, इन दोनों के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? बयाना का युद्ध। और इसको अपन कह सकते हैं भरतपुर का युद्ध भी कह सकते हैं, जो कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को हुआ। और इस युद्ध में होता क्या है? संग्राम सिंह विजयी रहता है। ये दोनों युद्ध मैंने आपके सामने इसलिए लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें संग्राम सिंह विजयी रहता है और इसमें जहीरुद्दीन बाबर की होती है हार। ये बात बताई मैंने आपको। क्या? बयाना का युद्ध बताया 16 फरवरी 1527 को। एक तरफ मेवाड़ के संग्राम सिंह थे और दूसरी तरफ मुगल वंश के जहीरुद्दीन बाबर थे। और इस युद्ध में संग्राम सिंह विजयी रहते हैं और जहीरुद्दीन बाबर की होती है हार। और इस तरह बुरी हार होती है इस जहीरुद्दीन बाबर की सेना की, इसकी जो सेना थी वह अगले युद्ध के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है हम युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर इस बाबर के द्वारा क्या किया जाता है? बाबर के द्वारा यह कहा गया कि मैं तगमा नामक कर समाप्त तगमा नामक कर समाप्त करूंगा या कर दूंगा। उसके अलावा क्या बोला गया इसके द्वारा? एक तो बोला गया तगमा नामक कर समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा जिहाद धर्म का नारा दिया गया। जिहाद धर्म का नारा दिया गया। ये बात बताई मैंने आपको। एक बार फिर चर्चा करते हैं। मेवाड़ के बताए मैंने आपको संग्राम सिंह उर्फ सांगा। और मुगल वंश का बताया मैंने जहीरुद्दीन बाबर। दोनों के बीच में हुआ युद्ध कौन सा? बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को, जो भरतपुर जिले के अंतर्गत हुआ था। और इस युद्ध में क्या है? संग्राम सिंह के द्वारा इस बाबर को डिफीट कर दिया जाता है। और इस युद्ध में एक सेनापति भी था। सेनापति की अगर अपन बात करें तो उसका नाम था मेहंदी हसन। वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सेनापति का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है मेहंदी हसन। और इस युद्ध में बाबर डिफीट मतलब पराजित हो जाता है और इसकी सेना अगला युद्ध करने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है। फिर बाबर के द्वारा अपनी सेना का आत्मविश्वास जगाया जाता है और यह कहा जाता है कि मैं तगमा कर समाप्त कर दूंगा। उसके अलावा बाबर के द्वारा जिहाद धर्म का नारा भी दिया जाता है। ये मेवाड़ के सांगा और मुगल वंश के बाबर के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध, उसकी चर्चा की अपन ने। उसके पश्चात अपन बात करेंगे खानवा के युद्ध की। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। अब बात करेंगे खानवा के युद्ध की। खानवा के युद्ध की तो खानवा का युद्ध बताया मैंने आपको भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंतर्गत हुआ था और 17 मार्च 1527 को हुआ था। एक तरफ थे इसमें जहीरुद्दीन बाबर और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के संग्राम सिंह उर्फ सांगा। इस युद्ध में होता क्या है? जो जहीरुद्दीन बाबर है ये विजयी रहते हैं और इस संग्राम सिंह की होती है हार। और युद्ध के मैदान में संग्राम सिंह क्या है? घायल हो जाता है। और घायल होने के पश्चात इनको क्या है? युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया जाता है और इनकी जगह जो सादड़ी का झालाअज्जा है, सादड़ी का झालाअज्जा इसके द्वारा
सादड़ी के झालाजा के द्वारा मुकुट धारण किया जाता है। मेरे बोलने का मतलब यह है, जब सांगा घायल हो जाता है तो सांगा को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह सादड़ी के झालाजा के द्वारा मुकुट धारण किया जाता है या फिर प्रतीक चिन्ह लिए जाते हैं। तो ये बताई मैंने आपको खानवा के युद्ध की बात। और इसमें अगर अपन बात करें तो सांगा ने क्या, राजपूताने के जितने भी शासक थे उनसे बोला कि आप संकट के समय में हमारी सहायता करो, जब आप पे संकट आएगा उस समय हम भी आपकी सहायता करेंगे। उस प्रथा को उस समय बोला जाता था पाती पेरवन प्रथा। पाती पेरवन प्रथा कौन सी प्रथा बोला जाता था? संकट के समय में आप हमारी सहायता करो, हम आपकी सहायता करेंगे। उस प्रथा को बोला जाता था पाती पेरवन प्रथा। और अपन इसकी भी चर्चा करेंगे कि पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत राजपूताने के कौन से शासक सांगा की सहायता करने के लिए यहाँ खानवा के मैदान में पहुंचे थे। तो मैंने आपको बताया खानवा का युद्ध, वैसे तो इस युद्ध में संग्राम सिंह पराजित हो जाता है और बाबर विजयी रहता है और घायल सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया और सादड़ी के झालाजा के द्वारा मुकुट या फिर साफा या फिर प्रतीक चिन्ह धारण किए गए। अब उसकी चर्चा करेंगे कि इस खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने के लिए राजपूताने के कौन कौन से शासक आए थे और किस प्रथा के अंतर्गत आए थे। तो प्रथा का नाम बताया मैंने आपको, पाती पेरवन प्रथा। इसकी चर्चा करेंगे अपन। राजस्थान के कौन से शासक या कौन कौन सी रियासतों के जो शासक थे वह सांगा की सहायता करने के लिए आए थे। तो अगर अपन बात करें पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत, पाती पेरवन प्रथा, पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत कौन कौन से शासक इस सांगा का सपोर्ट करने के लिए आए थे, तो उनकी चर्चा करते हैं अपन। तो मैंने जब आपको जयपुर पढ़ाया था या फिर आमेर पढ़ाया था उस समय बताया था आपको आमेर का कौन सा शासक था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वी सिंह कछवाहा। आपको पता होगा इसने क्या है, अपना साम्राज्य अपने 12 पुत्रों में समान रूप से विभाजित कर दिया था। किसने? पृथ्वी सिंह कछवाहा ने। इसी कारण जयपुर को उस समय 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बीकानेर का था इसमें कल्याणमल। बीकानेर का इसमें कौन था? कल्याणमल। बीकानेर का क्या बताया मैंने आपको? कल्याणमल। कल्याणमल। उसके अलावा जोधपुर की अगर अपन बात करें, जोधपुर की मारवाड़ रियासत की बात करें तो जब मैंने आपको गांगा पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि ये जो मालदेव था ये पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत इस सांगा की सहायता करने के लिए आया था। और उसके अलावा इसको पितृहंता शासक भी बोला जाता है। किसको? मालदेव को। मालदेव। मैंने आपको बताया आमेर का पृथ्वी सिंह कछवाहा, बीकानेर का कल्याणमल, जोधपुर का मालदेव। उसके अलावा अगर अपन चौथे नंबर पे बात करें तो जो चंदेरी है, इस चंदेरी का था इसमें मेदिनी रॉय। चंदेरी का कौन था? मेदिनी रॉय। चंदेरी का बताया मैंने आपको मेदिनी रॉय। और अगर अपन बात करें सादड़ी की, सादड़ी, तो सादड़ी का बताया मैंने आपको झाला अज्जा। झाला अज्जा। और गोगुंदा की बात करें अगर अपन गोगुंदा की, तो गोगुंदा का था इसमें झाला सज्जा। झाला सज्जा। और बिजोलिया की बात करें अगर तो बिजोलिया के अगर अपन बात करें तो बिजोलिया का था इसमें अशोक परमार। परमार। क्या बताया मैंने आपको? बिजोलिया का
अशोक परमार। उसके अलावा मेवात की बात करें अगर, मेवात, तो मेवात के थे इसमें हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। और अगर अपन अजमेर की बात करें, अजमेर की तो अजमेर का था इसमें करमचंद पंवार, करमचंद पंवार। क्या बताया मैंने आपको, खानवा के युद्ध में पाटीपेरवन प्रथा के अंतर्गत संग्राम सिंह की सहायता करने के लिए राजपूताने के कौन कौन से शासक आए थे, तो इसमें आया था आमेर का पृथ्वी सिंह कछवाहा, बीकानेर का कल्याणमल, जोधपुर का मालदेव, चंदेरी का मेदिनी रॉय, सादड़ी का झालाजा और गोगुंदा का झाला सज्जा। उसके अलावा बिजोलिया का अशोक परमार और मेवात का हसन खां मेवाती और अजमेर का करमचंद पंवार, ये संग्राम सिंह की सहायता करने के लिए इस खानवा के युद्ध में आए थे। और उसके अलावा मैंने आपको बताया जब सांगा घायल हो जाता है तो इस झालाजा के द्वारा क्या प्रतीक चिन्ह धारण किए जाते हैं, इसकी बात मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन का संग्राम सिंह का देहांत कैसे हुआ और संग्राम सिंह के पश्चात जो भावी मेवाड़ है इसके अगले शासक कौन बनेंगे। संग्राम सिंह, और इनके बारे में एक बात और है, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में इनको 80 घाव लगे, 80 घाव लगे। इसी कारण आपको पता होगा राजस्थान के इतिहास के जो जनक है कर्नल जेम्स टोड, खानवा के युद्ध में इनको 80 घाव लगे। इसी कारण कर्नल टोड ने इनको मतलब संग्राम सिंह को सैनिकों का भग्नावशेष कहा, भग्नावशेष कहा। क्या बताया मैंने आपको, इस खानवा के युद्ध में इस संग्राम सिंह उर्फ सांगा को 80 घाव लगे। इसी कारण जो कर्नल जेम्स टोड है इनके द्वारा इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो घायल सांगा को, मतलब जब ये खानवा के युद्ध में घायल हो गया था तो इनको कहां पे लाया गया, घायल सांगा को बसुआ, ये बसुआ कहां पे है, दौसा में है, दौसा लाया गया। और अगर बात करें इनके देहांत की तो 1528 को कालपी, ये कालपी स्थान एमपी में है, कालपी मध्य प्रदेश में, इन्हीं के सामंतों के विष देने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1528 को कालपी मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। और इनके दाह संस्कार की बात करें तो इनका दाह संस्कार मांडलगढ़, ये मांडलगढ़ कहां पे है, मांडलगढ़ की बात बताऊं मैं आपको तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, इनका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। मैंने क्या बताया संग्राम सिंह के बारे में आपको, खानवा के युद्ध में इनको 80 घाव लगे। इसी कारण कर्नल टोड के द्वारा इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया। घायल सांगा को बसवा दौसा लाया गया। उसके अलावा 1528 को कालपी मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई और इनका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। ये थे मेवाड़ के संग्राम सिंह और इनकी एक उपाधि भी है जिसको अपन कह सकते हैं उपाधि हिंदूपत।
हिंदूपत के नाम से भी इसी सांगा को जाना जाता है। उसके अलावा यह संग्राम सिंह एकमात्र राजपूताने का ऐसा शासक था जिसके सेनापतित्व में समस्त राजपूताने के शासकों ने मिलकर विदेशी शक्तियों को बाहर निकालने का प्रयास किया था। आप इस बात को भी याद रखना। उसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं। अपन बात करेंगे रतन सिंह की। रतन सिंह तो इनके समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। रतन सिंह के समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, लेकिन अपन चर्चा करेंगे कर्मावती की। कर्मावती की क्या बताया मैंने आपको? कर्मावती। वैसे रतन सिंह के द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किए गए, लेकिन अपन चर्चा करेंगे आडी रानी कर्मावती की। कर्मावती के अगर अपन पुत्रों की बात करें, अगर अपन कर्मावती के पुत्रों की बात करें तो पुत्रों के जो नाम थे, एक का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और दूसरे का नाम बताऊं मैं आपको तो उसका नाम था उदय सिंह। एक का नाम बताया मैंने आपको विक्रमादित्य और दूसरे का नाम बताया मैंने आपको उदय सिंह। इधर अगर गुजरात वाले रीजन की बात करें अपन, गुजरात तो जो गुजरात के जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। क्या बताया मैंने आपको? गुजरात के शासक बहादुर शाह बताए। और अगर इधर मुगल वंश की बात करें, अगर अपन मुगल वंश की, तो मुगल वंश के अगर अपन शासक की बात करें तो उसका नाम था हुमायूं। क्या बताया मैंने आपको? मुगल वंश के शासक बताए हुमायूं। इधर मेवाड़ वाले रीजन की राजमाता थी कर्मावती। उसके अलावा गुजरात का शासक बताया मैंने आपको बहादुर शाह। गुजरात का शासक क्या बताया मैंने आपको? बहादुर शाह। होता क्या है सुनो आप। इस बहादुर शाह के द्वारा क्या है, इस विक्रमादित्य के ऊपर अटैक किया जाता है बहादुर शाह के द्वारा। और कब किया जाता है? अगर अपन उसकी बात करें तो किया जाता है 1533 में। आप सुनना, गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य के ऊपर अटैक किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1533 को किया जाता है। फिर क्या होता है, ये जो राजमाता थी, राजमाता इस कर्मावती के द्वारा इस हुमायूं के पास में क्या है, संदेश भिजवाया जाता है राखी भेजकर का आप हमारी सहायता करें। लेकिन क्या है, ये हुमायूं उचित समय पे सहायता नहीं कर सका और राजमाता कर्मावती को इस बहादुर शाह के साथ, जो गुजरात का शासक था, इसके साथ क्या करनी पड़ी? संधि। इसके साथ में क्या करनी पड़ी? संधि। मैंने आपको बताया मुगल वंश के शासक हुमायूं थे। इधर मेवाड़ वाले रीजन की जो राजमाता थी कर्मावती थी। और इनके दो पुत्र बताए मैंने आपको विक्रमादित्य और उदय सिंह। और गुजरात के शासक बताए मैंने आपको बहादुर शाह। इस बहादुर शाह के द्वारा विक्रमादित्य के ऊपर अटैक किया जाता है। तो राजमाता कर्मावती के द्वारा राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी जाती है, लेकिन हुमायूं समय पे सहायता नहीं कर सका। इसी कारण राजमाता कर्मावती को इस बहादुर शाह के साथ क्या करनी पड़ी? संधि। और अगले वर्ष मतलब 1534 को क्या होता है, इस विक्रमादित्य के द्वारा फिर आक्रमण किया जाता है। और कब किया जाता है? 1534 को वापस फिर अटैक किया जाता है। किसके ऊपर? कर्मावती या फिर मेवाड़ के ऊपर, या फिर अपन विक्रमादित्य के ऊपर भी कह सकते हैं, अटैक किया जाता है। लेकिन होता क्या है, युद्ध से पहले इस विक्रमादित्य और उदय सिंह को
ये जो राजमाता कर्मावती है ये कहां पे भेज देती है, देवलिया में, देवलिया में। और ये जो देवलिया स्थान है ये कहां पे पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है, प्रतापगढ़। यहां पे इन दोनों राजकुमारों को भेज दिया जाता है। और इस कर्मावती और जो दुर्ग था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, जो जिम्मेदारी थी ये किसको सौंपी गई, तो ये बाघ सिंह को सौंपी गई थी, बाघ सिंह को सौंपी गई। क्या बताया मैंने आपको, जब बहादुर शाह के द्वारा 1534 में अटैक किया गया तो इस युद्ध से पहले जो कर्मावती थी इसने उदय सिंह और विक्रमादित्य को युद्ध से पहले कहां पे भेज दिया, देवलिया प्रतापगढ़ में। और इन्होंने बाघ सिंह के नेतृत्व में इनसे युद्ध किया बहादुर शाह से। तो कर्मावती के द्वारा तो किया गया जौहर और बाघ सिंह के द्वारा किया गया केसरिया। और केसरिया और जौहर दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, आपको पता होगा, शाखा। और ये मेवाड़ का, ये जो मेवाड़ था, मेवाड़, इस मेवाड़ का ये सेकंड शाखा था। ये बात आपको शायद समझने में आई होगी। मैं एक बार फिर चर्चा करता हूं। मैंने आपको बताया मुगल वंश के शासक बताए हुमायूं, इधर राजमाता मेवाड़ की बताई मैंने आपको कर्मावती, और इनके दो पुत्र बताए विक्रमादित्य और उदय सिंह, और इधर बताया गुजरात का बहादुर शाह। इस बहादुर शाह के द्वारा 1533 में इस विक्रमादित्य या कर्मावती के ऊपर अटैक किया जाता है। और इसमें क्या है, ये राजमाता कर्मावती राखी बेचकर हुमायूं से सहायता मांगती है, लेकिन सहायता न मिलने पर इसको बहादुर शाह के साथ क्या करनी पड़ी, संधि। फिर अगले ही वर्ष 1534 को इस बहादुर शाह के द्वारा फिर अटैक किया गया। और युद्ध से पहले जो कर्मावती थी हाडी रानी, इसके द्वारा उदय सिंह और विक्रमादित्य को देवलिया मतलब प्रतापगढ़ में भेज दिया गया। और बाघ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध किया और बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया गया, और जो कर्मावती है इसके द्वारा जौहर किया गया। और इस प्रकार ये मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा हुआ। इसकी बात की अपन ने। अब आगे की चर्चा करते हैं कैसे क्या हुआ। तो अपन बात करेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया और इनके एक दासी थी, दासी। और दासी का नाम बताऊं मैं आपको, तो उसका नाम था पुतल दे, और इसी का पुत्र था बनवीर। इधर बात करें अपन चित्तौड़ की, चित्तौड़। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, जो अपन बात किसकी कर रहे हैं, विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य। और इन्हीं के भाई थे उदय सिंह, क्या बताया मैंने आपको, इधर बताया पृथ्वीराज सिसोदिया, इनके एक दासी थी जिसका नाम था पुतल दे, और उसका पुत्र था बनवीर। और इधर बताया मैंने आपको चित्तौड़, और चित्तौड़ के बताया मैंने विक्रमादित्य और उदय सिंह। इस बनवीर के द्वारा क्या है, इस बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य का क्या है, 1536 में वध कर दिया जाता है या फिर हत्या कर दी जाती है। और ये बनवीर मारना किसे भी चाहता था, उदय सिंह को, लेकिन होता क्या है, इसको सुनो आप। लेकिन पन्ना धाय ने, आपने नाम सुना होगा, पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। और कुंभलगढ़ के ठिकानेदार
आशा देवपुरा के पास में, आशा देवपुरा के पास में ये पहुंच गई थी। क्या बताया मैंने आपको, ये बलवीर इस विक्रमादित्य का 1536 में कर देता है मामला सेट, और ये उदय सिंह का भी मामला सेट करना चाहता था, लेकिन पन्ना धाय ने क्या किया, इस उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया, और इस उदय सिंह को पन्ना धाय लेकर कहां पे चल गई, कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ का जो ठिकानेदार था उसका नाम था आशा देवपुरा। इसके द्वारा इस उदय सिंह को, या फिर जो पन्ना धाय बताए मैंने आपको, इनको शरण दी गई। इसकी चर्चा की अपन ने। अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करते हैं तो अगले जो शासक हैं उनका नाम है उदय सिंह, क्योंकि मैंने आपको बताया इस विक्रमादित्य का बलवीर के द्वारा वध कर दिया जाता है, और ये पन्ना धाय उदय सिंह को लेके कहां पे पहुंच जाती है, कुंभलगढ़ के ठिकानेदार आशा देवपुरा के पास में पहुंच जाती है। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं तो क्या होता है, उदय सिंह का वैसे लालन पालन तो कहां पे होता है, कुंभलगढ़ में, और 1537 को कुंभलगढ़ में, प्रथम बार इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ। क्या बताया मैंने, 1537 को कुंभलगढ़ में प्रथम बार इनका राज्याभिषेक हुआ, और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक 1540 को कहां पे हुआ, चित्तौड़ में हुआ। चित्तौड़ में 1540 को चित्तौड़ में दूसरी बार इनका राज्याभिषेक हुआ। दूसरी बार इनका राज्याभिषेक 1540 को चित्तौड़ में हुआ। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो 1559 में उदयपुर शहर बसाया। 1559 को उदयपुर शहर बसाया तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया। क्या बताया मैंने आपको, 1537 को प्रथम बार इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ, और 1540 को ये बलवीर की हत्या करके चित्तौड़ पर दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, और 1559 को उदयपुर शहर बसाया गया इनके द्वारा, और उदय सागर झील का निर्माण भी इन्हीं उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। इनके समकालीन जो मुगल वंश के शासक थे उनका नाम था अकबर। इनके समकालीन जो मुगल वंश के शासक थे उनका नाम था अकबर। तो अपन बात करेंगे चित्तौड़ की, तो जो चित्तौड़ के जो शासक थे उनका नाम बताऊं मैं आपको, तो उनका नाम था उदय सिंह। ये क्या थे, चित्तौड़ के शासक थे। और अगर अपन बात करें मुगल वंश के शासक की तो उसका नाम था अकबर। मुगल वंश के शासक की बात करें तो उसका नाम था अकबर। उदय सिंह के दो सेनापति थे, जयमल राठौड़ और दूसरे का नाम था फत्ता चूड़ावत। मैंने क्या बताया आपको, उदय सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह, और इनके सेनापति थे जयमल राठौड़, और दूसरे का नाम था फत्ता चूड़ावत, और इधर मुगल वंश के शासक थे अकबर। और होता क्या है, इस अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, इस उदय सिंह के ऊपर अटैक किया जाता है। और कब किया जाता है, 1567 एंड 68 में, 1567-68 में अटैक किया जाता है। और
ये उदय सिंह ये जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत को छोड़ के स्वयं कहां पे चला जाता है? गोगुंदा में चला जाता है। गोगुंदा। यहाँ चित्तौड़ की जिम्मेदारी इस जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत को सौंपकर स्वयं कहां पे चला जाता है? गोगुंदा में चला जाता है। और जयमल राठौड़ के एक भतीजे थे, भतीजे के भतीजा इसका जो भतीजा था उसका नाम था कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़। तो इनके मध्य में काफी युद्ध चला। ये मुगल वंश का जो अकबर था, जो भी क्षति करता था उसको ये रात में सही कर लेते थे। लेकिन होता क्या है, अकबर के एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। संग्राम। इस संग्राम बंदूक से ये जो जयमल राठौड़ था ये क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और इस भतीजे कल्ला राठौड़ के द्वारा इनको अपने कंधे पे बिठा के युद्ध किया जाता है। इसी कारण कल्ला राठौड़ को 4 हाथ का लोक देवता भी कहते हैं। लेकिन इनकी बात करेंगे अपन जब राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे उस समय कई इनको 4 हाथ का लोक देवता भी बोला जाता है। उसके अलावा अगर बात करें फत्ता चूड़ावत की, तो इस फत्ता चूड़ावत के एक पत्नी थी, इनका नाम था फूलकंवर। फूलकंवर। क्या बताया मैंने आपको? फत्ता चूड़ावत की पत्नी का नाम बताया मैंने आपको, फूलकंवर। फूलकंवर। और चित्तौड़ के या फिर मेवाड़ के इस तीसरे शाखे में फूलकंवर के द्वारा किया जाता है जोहर। और इस फत्ता चूड़ावत और जयमल राठौड़ के द्वारा किया जाता है केसरिया। केसरिया। इस प्रकार यह चित्तौड़ का या फिर मेवाड़ का, चित्तौड़ या फिर मेवाड़ का ये तीसरा शाखा था जो किसके समय में हुआ? उदय सिंह के समय में। तो अपन बात कर रहे हैं उदय सिंह के बारे में। चित्तौड़ के शासक बताए मैंने आपको उदय सिंह, इनके 2 सेनापति बताए मैंने आपको, जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत। और इधर मुगल वंश के अकबर के द्वारा 1567-68 में अटैक किया जाता है। और इस अटैक में क्या है, ये उदय सिंह है, ये चित्तौड़ को छोड़ के गोगुंदा चला जाता है और जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत के द्वारा युद्ध किया जाता है। और इस युद्ध में जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत केसरिया करके वीर गति को प्राप्त होते हैं और फत्ता चूड़ावत की पत्नी फूलकंवर के द्वारा जोहर किया जाता है। इस प्रकार ये चित्तौड़ के इतिहास का तीसरा शाखा होता है। और अकबर के द्वारा अटैक तो 1567 में किया गया था, लेकिन अधिकार 1568 में किया गया था। ये अपन ने उदय सिंह के बारे में पढ़ा। अब उदय सिंह के 2 रानियां थी, एक का नाम जयवंता बाई जो अखेराज सोनगरा की पुत्री थी और दूसरी का नाम था भटियाणी। तो ये क्या है, अपने रानी भटियाणी या धीरबाई के प्रभाव में आके उदय सिंह है ये अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। जबकि महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा इस जगमाल के ऊपर अटैक किया जाता है और मेवाड़ की गद्दी को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे अगली क्लास में। आज अपन ने उदय सिंह के बारे में पढ़ा और अकबर उदयपुर को जीतने के पश्चात यहाँ का नाम क्या करता है और उदय सिंह के द्वारा किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और आगे मेवाड़ के कौन कौन से पराक्रमी सम्राट आएंगे उनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।